हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर थर्ड, जो कि है आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपका मतलब पार्ट में बटा हुआ है। 50 मार्क्स की इनकम टैक्स आती है, 50 मार्क्स की जीएसटी आती है। हमने अभी इनकम टैक्स स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग भाई इसके आगे, इसके पहले के सारे कंसेप्ट सीख लिया है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 22 पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा है सेक्शन 23। क्लियर कर, अच्छे से हो गया सारा सब कुछ। ये आपको बताता है चार्जिंग सेक्शन है 22। और 23 है आपका नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सारा सब कुछ हमने आपको समझा दिया है। ओके। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का। और हमने कुछ कंसेप्ट भी देखे हैं, ठीक है ना। हमने ये बताया है आपको, इसमें आपको डिडक्शन मिलता है। भाई देखो, ये जरूर आना चाहिए आपको। नेट एनुअल वैल्यू या ग्रास एनुअल वैल्यू निकालना कैसे। आपकी म्युनिसिपल वैल्यू होती है, और एक आपका क्या होता है, फेयर वैल्यू। इन दोनों को हायर कर दोगे तो आपका हायर अमाउंट निकल आएगा। उसके बाद हम क्या बताए थे कि आपका एक स्टैंडर्ड रेंट होता है। इन दोनों का लोअर अमाउंट लोगे। जो भी लोअर आएगा, आपको एक्चुअल रेंट जो भी कस्टमर से, जो भी आपका टेनेंट है, उससे रिसीव्ड होता है, इन दोनों का हायर लोगे तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा, उससे आप लेस कर दोगे क्या, म्युनिसिपल टैक्स जो कि पे किया जाता है। अब इस म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद, अब देखो म्युनिसिपल टैक्स में हमने बताया था, यदि आपका रेट में दिया है तो आपको रेट किस पे लगाना है, म्युनिसिपल वैल्यू में डायरेक्ट लगा देना है। अगर अमाउंट लिखा है तो बस डायरेक्ट अमाउंट माइनस कर दो, हो गया। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू निकलने के बाद आपको डिडक्शन लेना है। हमने बताया है आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 24 में आपका डिडक्शन ए बी है, दो है। ए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे कि आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है, उससे आप माइनस करते हो वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए। 24 ए के बाद बी, ठीक है ना। ए में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है 30% का। ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो भी होगा। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग में हमने दो कंसेप्ट बताया। यदि आपका प्रॉपर्टी क्या है, जो भी है, वो लेट आउट है। अगर लेट आउट है तो इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का जितना भी हो, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितना भी आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का डिडक्शन ले सकते हो। बट यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ एक्यूपाइड है, क्या है, सेल्फ एक्यूपाइड है, तो सेल्फ एक्यूपाइड के केस में आप क्या करोगे, भाई इसमें केवल 2 लाख रुपए का क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अगर आपने रिनोवेशन वगैरह बनाने में कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उसमें आपको केवल 30,000 का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। ओके। चलो, तो मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ हमने देखा था, पढ़ा था, अच्छे से समझा भी था। अब हम आगे देखेंगे, आपका सेकेंड पॉइंट है, वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट पार फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ एक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि जैसे कि आपकी एक कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आपकी क्या कर दी गई है, लेट आउट कर दी गई है। सपोज आपने 4 महीने तक रेंट पे दे रखा था। उसके बाद 4 मंथ के बाद आपके घर पे मान लो कि कोई क्या है, मैरिज है, शादी का टाइम आ गया। तो अब आपको उस बिल्डिंग का काम है, तो आप क्या करोगे, उस बिल्डिंग का सेल्फ एक्यूपाइड कर लोगे। जब आप सेल्फ एक्यूपाइड करते हो तो उसकी एनएवी नील हो जाती है, क्या हो जाती है, नील हो जाती है। तो बस वही चीज है। अब इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का, जैसे कि ऐसे भी आप, जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है, अब इसमें 2 फ्लोर है, ठीक है ना। फ्लोर वन, मान लो 3 फ्लोर, मतलब आपने 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, आपने क्या किया, इस 1 फ्लोर को सेल्फ एक्यूपाइड कर दिया।
आपने खुद से मतलब अपने रहने के लिए छोड़ रखा है, उसके ऊपर वाले फ्लोर को क्या कर दिया, पार्ट ऑफ द भाई बिल्डिंग को रेंट पे लेट आउट कर दिया है, तो ये आपका पार्ट ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट है। लेकिन पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब कुछ महीने आप थे इस बिल्डिंग में, कुछ महीने कोई टेनेंट था, सिंगल टेनेंट, मतलब कि वो पूरा होल्ड कर रखा था। तो वही कह रहा है पार्ट ऑफ द ईयर, इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ occupied फॉर पार्ट ऑफ द ईयर and let out of the remaining part of the year, then the expected rent whole year shall be taken into account determining gross annual value। मतलब कि आपको जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है उससे होल ईयर का लेना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल ईयर shall be compared with the actual rent for the let out period and whichever is higher shall be adopted as per the gross annual value। However, municipal tax whose sorry whole year is allowed as deduction provided if it is paid by the owner during the previous year। अगर आपका म्युनिसिपल टैक्स कौन पे करता है, ओनर पे करता है, तो उसका डिडक्शन अलाउड है। अगर टेनेंट पे करता है तो अलाउ नहीं है। अब टेनेंट के बारे में नहीं लिखा तो इसने क्या बताया, म्युनिसिपल टैक्स फॉर द होल ईयर इज अलाउड एज ए डिडक्शन प्रोवाइडेड इफ पेड बाय ओनर, मतलब टेनेंट पे करेगा तो फिर अलाउ नहीं होगा, ये आपका इम्प्लाइड सी बात है। इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, अब डीम टू बी लेट आउट क्या होगा, जैसे कि मान लो आपके पास हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है। अब इन सब में आप क्या करते हो, खुद से सेल्फ एक्यूपाइड, खुद रहते हो, सेल्फ एक्यूपाइड है, ठीक है ना। अब सेल्फ एक्यूपाइड है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, अब ये सेल्फ एक्यूपाइड तीनों प्रॉपर्टी हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, आप दो से ज्यादा घर को सेल्फ एक्यूपाइड नहीं कर सकते हो, दो से ज्यादा घर सेल्फ एक्यूपाइड नहीं कर सकते हो। अब आपने कितने घर को सेल्फ एक्यूपाइड किया है, 3 घर को सेल्फ एक्यूपाइड कर लिए हो, तो इस केस में क्या होगा, एक घर को डीम्ड कर लिया जाएगा लेट आउट। बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, हमने बताया गवर्नमेंट ओनली 2 हाउस को क्या करती है, सेल्फ एक्यूपाइड के लिए अलाउ करती है। अगर आपने 2 से ज्यादा घर को सेल्फ एक्यूपाइड कर रखा है, सेल्फ एक्यूपाइड का मतलब आप रहते हैं, ठीक है ना, खुद आपके घर वाले मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मिल करके उस घर में आप रहते हो, मतलब कि 2 से ज्यादा घर आप सेल्फ एक्यूपाइड नहीं कर सकते हो। क्यों ये गवर्नमेंट लगाई, हमने कल की डेट में भी बताया था कि लोग क्या करते हैं, 4-5 घर बनवा लिए, सबको रेंट में उठा दिए, बोलते हैं कि हमारे घर वाले या माता पिता कोई रह रहा है, तो इससे क्या है, वो इनकम की चोरी करते हैं, ठीक है, टैक्स ना देना पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सीधा निकाल दिया, अगर आप 2 से ज्यादा घर को सेल्फ ऑक्युपाइड करते हो तो हम उसे डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। ओके, आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो अब हम इसे पढ़ेंगे, क्या दे रखा है भाई, डीम्ड लेट आउट के केस में वेयर अ असेसी ओन्स मोर देन 2 प्रॉपर्टीज, यही हम बता रहे थे बार बार, अगर 2 हाउस से ज्यादा कोई असेसी होल्ड करता है, सेल्फ एक्यूपाइड करता है, देन द इनकम फ्रॉम एंड 2 प्रॉपर्टीज एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी, मतलब कि 3 हाउस हैं, हाउस नंबर 3, मतलब 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस, इन तीनों हाउस की हम क्या निकालेंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब असेसी के ऊपर जो भाई जो ओनर है उसे असेसी बोलते हैं, जो टैक्स के लिए लाइबल होता है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों हाउस की क्या निकालेंगे, हम इनकम निकालेंगे। तो ये बताओ, जिस पे इनकम ज्यादा होगा उस उसे वो लेट आउट मानेगा, या फिर जिसमें इनकम कम होगा। आप जानते हो, अगर इनकम ज्यादा होती है तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, इनकम कम होती है तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो हम वो वाले हाउस को लेट आउट मानेंगे जिस हाउस से हमें इनकम कम रिसीव्ड हो रही होगी। तो हम इसकी भी टोटल इनकम निकालेंगे, इस हाउस की भी टोटल इनकम निकालेंगे, इस हाउस की भी टोटल इनकम निकालेंगे। तीनों हाउस की टोटल इनकम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किस हाउस में हमारी टोटल इनकम कम आई है।
जिसमें कम आएगी हम उसे को क्या मानेंगे, डीम्ड लेट आउट मानेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन किसके पास है, ऑप्शन ऑफ द सेसी शैल बी computed under self-occupied property category and their annual value will be nil. ठीक है ना। the other self-occupied unoccupied property shall be treated as a deemed let out property। मतलब एक प्रॉपर्टी इन तीनों में से डीम्ड लेट आउट माना जाएगा, वो भी ऑप्शन रहेगा असेसी को, किस हाउस को वो मानता है। कैन बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर इन अ मैनर बेनिफिशियल ऑफ द असेसी। मतलब मान लो इस हाउस में, तीसरे हाउस में इस साल कम इनकम है, तो इससे क्या मान लिया उसने, डीम्ड लेट आउट मान लिया। और अगले साल आता है, इसकी इनकम कम आती है, तो इसे डीम्ड लेट आउट मानेगा। असेसी के ऊपर ऑप्शन है, वो किसे अपने बेनिफिट के लिए डीम्ड लेट आउट मानता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी the expected rent shall be taken at the gross annual value। Okay, the question of considering actual rent received। Okay, कह रहा the question considering actual rent received receivable does not arise, consequently no adjustment is necessary on account property remained vacant unrealized। एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल डज नॉट एराइज, मतलब एक्चुअल रेंट एराइज नहीं हुआ, कंसिक्वेंटली नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी ऑन द अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग वैकेंट अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब कि जो भी वैकेंट या फिर अनरियलाइज्ड रेंट है, उसका कोई एडजस्टमेंट जब तक पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता, इट मीन कहने का रेंट रिसीव नहीं हो जाती, तब तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक, आगे एक पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीम्ड रिलेटेड प्रॉपर्टी कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन। मतलब कि म्युनिसिपल टैक्स को आप पे कर रखे हैं, अगर आपने डीम्ड लेट आउट मान लिया तो उससे आप क्या ले लेंगे, डिडक्शन माइनस कर देंगे। ओके, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, कहने का क्या मतलब है, 6 पॉइंट में हाउस प्रॉपर्टी आपकी स्टॉक इन ट्रेड में है। देखो समझो, मैंने बताया था कल कि आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि आपने कोई भी घर है, अब आपका काम नहीं है लेट आउट करने का, ठीक है, तो आपका क्या है, सिंपल, वो घर पे आराम से कोई चीज रखी रहेगी। अब बाद में ऐसा लगता है कि हमें उसे बेचना है, तो आप स्टॉक से इन ट्रेड पे लाओगे। कह रहा सम केसेस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू मे बी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड एंड द होल एंड any part of the property shall not be let out during the whole or any part of the previous year। In such case, the annual value of the property or part of the property shall be nil। मतलब कि annual value of such property, part of the property shall be nil। This benefit would be available for the period up to 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction of the property is obtained from the contemporary authority। कह रहा benefit would be available for the period of 2 years for the end of the financial year in which certificate of completion or construction for the property is obtained from the competent authority। मतलब कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप बिल्डिंग कंप्लीट बनवा लिए हैं, अब आपके फ्लैट अभी बिक नहीं रहे हैं, तो आप उसे क्या कर सकते, स्टॉक इन ट्रेड में ला सकते हो, और इसका बेनिफिट आप 2 ईयर तक ले सकते हो, जब तक आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उसके 2 साल तक। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या पोर्शन लेट आउट एंड पोर्शन सेल्फ एक्यूपाइड, हमने अभी जैसे ही बताया था, पार्ट ऑफ द मंथ लेट आउट, पार्ट ऑफ द मंथ सेल्फ एक्यूपाइड, तो उसी तरह ये है कि जैसे हमने उसी टाइम हमने इसे बता दिया था कि बोले थे कि भाई आपकी एक बिल्डिंग है, क्या है, एक बिल्डिंग है, उसमें ये 3 मंजिल है, मतलब कि 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। सपोज हमने क्या किया भाई, फर्स्ट फ्लोर को होल्ड कर लिया और सेकेंड थर्ड को लेट आउट कर दिया, तो इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन आर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली अंडर द लेट आउट प्रॉपर्टी कैटेगरी एंड द अदर पोर्शन आर
part which is self-occupied shall be computed under the self-occupied property category. ओके, समझ में आया कि इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन आर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली। मतलब कि एक आपका सेल्फ एक्यूपाइड है, एक आपका पोर्शन लेट आउट है, तो अब जो भी फ्लोर आपका लेट आउट होगा इसे अलग कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका सेल्फ एक्यूपाइड है उसे हम अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इफ देयर इज नो नीड टू ट्रीट द होल प्रॉपर्टी एज ए सिंगल यूनिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि होल प्रॉपर्टी का सिंगल यूनिट में कंप्यूटेशन कर ले हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट इफ नॉट गिवन सेपरेटली शैल बी अ पोर्शन बिटवीन द लेट आउट पोर्शन एंड सेल्फ एक्यूपाइड पोर्शन। अब मतलब कि इस बिल्डिंग का जैसे म्युनिसिपल वैल्यू पूरा इकट्ठा दिया होगा, अब मान लो कि 50% या 70 जिस रेशियो में ये लेट आउट है, सपोज 50% लेट आउट है, 50% सेल्फ एक्यूपाइड है, और म्युनिसिपल वैल्यू इसकी 10 लाख है, तो 5 लाख इसमें आ जाएगा, 5 लाख इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये फेयर रेंट, जो भी है, इसको जिस रेशियो में हम लोग लेट आउट करेंगे उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इन सबको अपोर्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, पोर्शन दियर आइदर द प्लिंथ एरिया आर बिल्ड अप फ्लोर स्पेस आर ऑन सच अदर रीजनेबल बेसिस। सी पॉइंट हो गया। अब हम लोग डी पॉइंट देखेंगे, कह रहा है प्रॉपर्टी टैक्सेस इफ गिवन ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस कैन bifurcated as a attributable to each portion or floor or on the reasonable basis। कह रहा प्रॉपर्टी टैक्स है, तो हम लोग जिस तरह से कंसोलिडेटेड तरीके से दे रखा है, तो जिस पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, फाइब्रिकेटेड करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। तो आई होप आप सबको ये 7 पॉइंट तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस इलिस्ट्रेशन के बाद आपको सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, ऊपर दे रखा है ये, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टीज वेयर द प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी अपान ए अपान बी था, ठीक है ना। तो क्लॉज ए सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो आगे देखो क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, कभी कभी कोई भी टेनेंट है वो क्या नहीं करता, आपको पेमेंट नहीं करता, तो उसे बोलेंगे अनरियलाइज रेंट। अब क्या है, उस पे आपको रूल 4 में कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, 4 कंडीशन, कह रहा ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन बिलो। The actual rent received receivable should not be include any amount of the rent which is not capable of being realized। कह रहा the actual rent received receivable should not be include any amount of rent which is not capable of being realized। Okay, however the condition prescribed in rule 4 should be satisfied। कह रहा है कि कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, एक्चुअल एंड रिसीव्ड रिसीवेबल शुड नॉट बी इंक्लूडेड एनी अमाउंट ऑफ द रेंट नॉट। अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है, अब उसमें आपको कुछ रेंट क्या है, नहीं अभी रिसीव्ड हुआ है, जो भी है, however the condition prescribed rule 4 should be satisfied, they are the tenancy is bona fide, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट सेल वैकेटेड, मतलब कि जो टेनेंट आपको रेंट नहीं दे रहा है वो वैकेट कर दिया है आपकी बिल्डिंग को या लैंड को, जो भी है, स्टेप हैव बीन टेकन क्लेम हिम द वैकेट द प्रॉपर्टी। मतलब कि हमने सारा स्टेप लगा दिया है उसे घर को खाली कराने और उससे पैसा रिकवर करने का।
द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन एक्यूपेशन ऑफ एनी अदर, मतलब एक्यूपेशन नहीं कर रखा कोई और प्रॉपर्टी का। जिस भी ओनर की प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट करके गया है, रेंट नहीं पे किया, अब वो पर्सन कोई दूसरी प्रॉपर्टी क्या करने मान लो एक्यूपाइड कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। द असेसी हैज बीन टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप टू कंस्टिट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड rent or satisfied the assessing officer that legal proceeding should be unless। देखो, हमने बताया टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, डिफॉल्टिंग टेनेंट वैकेंट और स्टेप हैव बीन टेकन इनटू कंप्लीट हिम इन द वैकेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब सारे हमने स्टेप उठा लिए हैं उसे खाली करवा के रेंट रिसीव करने में। ठीक है ना, ये दो सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मतलब कि वो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी एक्यूपाइड ना कर रखा हो। The चौथी कंडीशन, असेसी हैज टेकन all reasonable steps to constitute legal proceeding for the necessary of the unpaid rent satisfy the assessing officer that legal proceeding should be unless। तो अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि अनराइज रेंट का कैसे ट्रीटमेंट होता है। चलो, प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल टैक्स देख लो। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स, हमने बताया था अगर आपका म्युनिसिपल टैक्स डायरेक्ट न्यूमेरिकल में दे रखा है अमाउंट, तो आपको उस अमाउंट को डायरेक्ट क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर परसेंटेज बेसिस में दिया है तो जो म्युनिसिपल वैल्यू होगी उसका परसेंटेज लगा करके निकाल लोगे। ओके, चलो। तो प्रॉपर्टी टैक्स अलाउड एज ए डिडक्शन फॉर द जीएवी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टू कंडीशन। ये मतलब म्युनिसिपल टैक्स हमेशा कौन पे करेगा, ओनर पे करेगा, तभी अलाउ होगा। इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ये प्रीवियस ईयर में ही क्या होना चाहिए, पेड होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से डिडक्शन ले सकते हो। मतलब कि म्युनिसिपल टैक्स का आफ्टर जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा एनएवी। ओके, चलो। ये आपके दो कंडीशन थे फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा है, चलो। इफ प्रॉपर्टी टैक्सेस रिलीव्ड बाय द लोकल अथॉरिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर आर नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दैट ईयर। कह रहा प्रॉपर्टी टैक्स लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंड नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। अगर जिस साल आपने नहीं पे किया म्युनिसिपल टैक्स आप पे करोगे तभी आप डिडक्शन ले पाओगे, अगर नहीं पे करोगे तो बिल्कुल नहीं ले पाओगे। ठीक, तीसरा पॉइंट, हाउएवर इफ इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर द एरियर आर पेड, मतलब कि रेंट आपका नहीं पे था और कोई पे करता है, देन द अमाउंट सो पेड अलाउड एट डिडक्शन इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बात हो रही है म्युनिसिपल टैक्स की, मतलब आपका पिछला क्या है, म्युनिसिपल टैक्स नहीं पे कर रखे हो। अब म्युनिसिपल टैक्स नहीं पे कर रखे हो, जिस साल आपका म्युनिसिपल टैक्स लगना था उस साल आपने नहीं पे किया, तो अब क्या होगा, आपको भाई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब सब्सिक्वेंट ईयर में आपने उस म्युनिसिपल टैक्स को पे कर दिया तो आपको डिडक्शन भी अलाउ हो जाएगा। allowed as a deduction in computation of income from house property for that year। आपका फोर्थ पॉइंट है, thus we find the respectively of the year in which the liability to pay such taxes arises accounting to the method of accounting regulatory। कह रहा है such find irrespective of the previous year which is the liability to pay the tax arises accounting to the method of the accounting regulatory employed by the owner, the deduction in respect of such tax would be allowed in the actual payment of the owner। In case of property situated outside India, tax levied by the local authority of the country in which the property is situated deductible। मतलब आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है और उस साल आपका म्युनिसिपल टैक्स लगा है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, properties for which nil annual value benefit is claimed, deduction of municipal tax paid in नॉट अलाउड। देखो, अगर आपकी सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसकी जीएवी नील आएगी। ओके, एनएवी या जीएवी। अगर हम बात करेंगे, अगर आपकी एनएवी नील आ गई है तो अब आप क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स पेड इज नॉट अलाउड, मतलब कि डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स इज पेड इज
नॉट अलाउड। उस साल आपको भाई, अब आपकी जीएवी ही नील आ गई है, जीएवी, तो बताओ जीएवी जीरो है या फिर जो भी है, तो उसमें से म्युनिसिपल टैक्स क्या ही माइनस करोगे, बताओ, नील ही आएगा। तो एनएवी क्या आ गया, नील आ गया। ओके, तो ये आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। मतलब ROR दिया है, कहीं भी वो इनकम अर्न करेगा, इंडिया में टैक्स पे करेगा। ही ओन्स अ हाउस इन लंदन विच ही हैज लेट आउट 10,000। आपका ये क्या दिया है सिंबल में, भाई एक ये फॉरेन कंट्री का क्या दे रखा है, लोगो दे रखा है, जैसे हमारे रुपीज होता है, डॉलर होता है, वैसे ये अलग है। ठीक है ना, ब्रिटिश का करेंसी का लोगो है। 10,000 पर मंथ फॉर द म्युनिसिपल, मतलब कि म्युनिसिपल टैक्स पेड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन 8,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। द वैल्यू ऑफ द 1 यूरो, जो भी है ब्रिटिश कंट्री का, इन इंडिया रुपीज इज टू बी टेकन 95। कंप्यूट द रुपीज ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। चलो, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्चुअल रेंट दे रखा है 10,000 यूरो पर मंथ। तो 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 हो गया। ठीक है ना, आपकी डायरेक्ट जीएवी आ गए। इससे म्युनिसिपल टैक्स 8 माइनस कर दो, 1,12, 1,20,000 में से 8 माइनस करो। मतलब कि ये 10,000 रुपये पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000, सॉरी मल्टीप्लाई 12, सही है, 10,000 मल्टीप्लाई 12, तो आपका 1,20,000 आ गया। इसमें से 8,000 माइनस कर दोगे, ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ये आपकी क्या है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये कौन सी थी, डिडक्शन नहीं, म्युनिसिपल टैक्स है ये आपका। क्या है ये, म्युनिसिपल टैक्स जो भी है। चलो, तो म्युनिसिपल टैक्स आप इसमें से माइनस कर दोगे, कितना, 8,000। तो आपका कितना आ जाएगा, सिंपल नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 1,12,000। ठीक, ये अलग फॉरेन कंट्री का लोगो याद रखना। उसके बाद द वैल्यू ऑफ वन इतना इसके, अब ये आपका 10,000 मल्टीप्लाई 12, तो इतने यूरो है, अगर यूरो होगा तो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 95 से। समझ में भी आ गया होगा, अपने से भी कर लोगे। ओके, अगर नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे। अब आप में इसमें क्या करना है, बाद में इस यूरो जो भी है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 95 से, तो रुपीज में बन जाएगा। चलो देखो, ये क्वेश्चन कर रखा है, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू, भाई हमने बताया 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई 95, अब 8,000 मल्टीप्लाई 95 इतना, तो ये आपकी एनएवी आ गई। क्या आ गई, एनएवी आ गई। ओके, अब हम बात करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24। हमने इसके बारे में पढ़ा दिया है, इसमें दो डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपको स्टैंड वो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मिलेगी। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये दो चीज आपको सेक्शन 24 में पढ़ाना है। ठीक, आई होप सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, सेक्शन 24 अच्छे से। चलो, ये देखो, आप देख सकते हो, देयर आर टू डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू, देयर आर 30% of NAV interest on borrowing. Deduction provided under 24 are exhaustive 30% of annual value। एनुअल वैल्यू ये माइनस कर देंगे, आसान है। इंटरेस्ट आपके टू टाइप के होते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, ओके। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एक्यूपाइड आर डीम्ड, सेल्फ एक्यूपाइड आर अनएक्यूपाइड प्रॉपर्टी वेयर एनुअल वैल्यू इज नील। हाँ, सिंपल बात है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वेयर एनुअल वैल्यू नील। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी, अगर आपकी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, तो इसमें आपको क्या नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा,
बट इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नॉर्मल प्रोविजन में दोनों को मिलेगा, ठीक है ना, मतलब दोनों डिडक्शन मिलते हैं। चलो, अब ये इलिस्ट्रेशन 3 है जो कि आपको घर पे होमवर्क में करना है। आई होप सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको? सेक्शन 22 पढ़ा दिया, सेक्शन 23 पढ़ा दिया, सेक्शन 24 पढ़ा दिया। तो ये सारे सेक्शन कर लेने हैं और इसके क्वेश्चन कर लेने हैं घर से। ठीक है, ट्राई करके आना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, तो सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।